वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने गंगा के उद्गम से लेकर यानी गंगोत्री से लेकर गंगा की कलकत्ता यात्रा तक को समझने का प्रयास किया था। हमने जाना था कि गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक पहुंचने तक कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट से अथवा दाएं तट से आकर के मिलती हैं। तो उस सारी विधि को या उस सारी जानकारी को हमने भाग 1 में ले लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। आज हम अध्ययन करेंगे गंगा की यात्रा का भाग 2 और इसमें हम जानेंगे कि गंगा जो है जब कलकत्ता में पहुंचती है, जब बंगाल में पहुंचती है तो उसके साथ क्या क्या होता है या कौन कौन सी भौगोलिक घटनाएं गंगा के साथ होती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में जान लिया था कि गंगा कलकत्ता में एंटर करती है। विद्यार्थियों, आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो जब गंगा नदी कलकत्ता में प्रवेश करती है, जब गंगा नदी जब गंगा नदी बंगाल में प्रवेश करती है तो बंगाल में प्रवेश करते ही गंगा पर एक बांध बनाया गया है विद्यार्थियों, और ये बांध है फरक्का। इसके बारे में हमने जो है पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। और यहीं से, इसी बांध से गंगा की एक अन्य सहायक नदी निकलती है। और विद्यार्थियों, ये जो सहायक नदी आप देख रहे हैं, इस सहायक नदी का नाम है हुगली। तो ये जो आपको धारा दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये धारा है हुगली नदी की। ठीक, ये जो धारा आप देख रहे हैं ये हुगली नदी की है। और मैं आपको बता दूं कि इसी हुगली नदी पर, ठीक है, इसी हुगली नदी पर बसा हुआ है पश्चिम बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध शहर कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। बेसिकली अगर आपसे स्पेशली पूछेगा कि बताइए किस नदी के तट पर है कलकत्ता, तो ऐसे में फिर आप गंगा जवाब नहीं देंगे, ऐसे में आप जवाब देंगे कि कलकत्ता जो है हुगली नदी के तट पर है। तो हुगली नदी पर ही बसा हुआ है कलकत्ता। और ये जो है एक प्रकार का बंदरगाह है, और बंदरगाह भी इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक नदी बंदरगाह है। सामान्य रूप से जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन ये एक नदी के किनारे है जो कि आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जुड़ जाता है। तो विद्यार्थियों, ये है हुगली नदी, इसी के किनारे बसा हुआ है कलकत्ता। और इसी हुगली नदी में आगे जाकर के मिल जाती है प्रसिद्ध दामोदर नदी। इसी हुगली नदी में आगे जाकर के मिलन होता है गोपालपुर नामक स्थान पर। ये जो स्थान है विद्यार्थियों, इसका नाम है गोपालपुर। इसी गोपालपुर नामक स्थान पर हुगली नदी से पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है काफी मायनों में महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। दामोदर नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि दामोदर नदी एक तो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है, दामोदर नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और ये इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि इस नदी में जीवन का कोई अंश मौजूद नहीं है, यानी इस नदी में जीवन नहीं पाया जाता। मछलियां या अन्य जीव जंतु जो पानी में मिलते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। इसी कारण से दामोदर नदी को हम कहते हैं जैविक मरुस्थल, ठीक है, इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से, ध्यान रखेंगे, उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर के पठार से। और ये नदी जो है गोपालपुर के निकट हुगली में मिल जाती है। जीवन इसमें है नहीं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा दामोदर नदी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वो ये, और पीसीएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। जब ये सवाल पेपर में आता है या मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो आप आंसर क्या कर दोगे? सामान्य रूप से आप आंसर करते हो नर्मदा और ताप्ती। ये सामान्य बात है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होता है, कॉमन चीज है ये। बट अगर ये ऑप्शन में ही ना हो तब आप क्या करेंगे? और 2019 में पीसीएस के एग्जाम में यही हुआ था, सवाल पूछा था कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, और ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नहीं थे। ऐसे में जवाब था दामोदर। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती तो भ्रंश घाटी से होकर बहती ही हैं, इसके अतिरिक्त दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर एक बहने वाली प्रमुख नदी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सहायक नदी है किसकी? ये सहायक नदी है हुगली की। चूंकि इसमें काफी सारी बाढ़ वगैरह पहले आया करती थी,
इस वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, बट अब इस पर बांध बना दिए गए हैं तो ये घटनाएं अब नहीं होती हैं। अच्छा, अब दामोदर नदी जो है गोपालपुर में जाकर के हुगली से मिल जाती है, और हुगली जब आगे बढ़ना शुरू करती है विद्यार्थियों, तो हुगली जो नदी है ये आगे बढ़ते हुए एक प्रसिद्ध लेक का निर्माण करती है, एक प्रसिद्ध झील का निर्माण करती है, और उस झील को कहा जाता है हॉर्स शू लेक। ठीक है, ये जो हुगली नदी है आगे बढ़ते हुए एक झील का निर्माण करती है, और उस झील की आकृति होती है घोड़े के खुर के समान। ठीक है, घोड़े का खुर कैसा होगा? घोड़े का खुर ऐसा होगा, है ना। तो ये एक घोड़े के खुर के समान आकृति का निर्माण करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हॉर्स शू लेक। तो हॉर्स शू लेक बनाती है कौन सी नदी? हुगली। और हुगली नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है एक द्वीप के निकट, जिस द्वीप का नाम है गंगा सागर। ठीक है, तो हुगली नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है एक द्वीप के किनारे, जिस द्वीप का नाम है गंगा सागर। आप लोगों ने सुना होगा, गंगा सागर काफ़ी फेमस जगह है, और गंगा सागर ही वो जगह है या गंगा सागर ही वो द्वीप है जिसके किनारे से हुगली नदी वितरिकाओं में बढ़ते हुए, छोटी छोटी नालियों में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, और यहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा सागर द्वीप के निकट ही हुगली नदी डेल्टा बनाते हुए, ये द्वीप है गंगा सागर, तो गंगा सागर द्वीप के निकट हुगली नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। विद्यार्थियों, डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा किसी भी नदी के द्वारा जब वह समुद्र में मिलती है तो डेल्टा निर्माण करती है। बेसिकली डेल्टा क्या है? तो देखो, बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे आप जब किसी से मिलने जाते हो, या आप जब किसी मिलने जा रहे हो तो आप प्रयास करते हो कि आप अच्छे दिखो, या अगर आप मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने जा रहे हो तो आप प्रयास करोगे आप नहा के जाओ, या मान लो इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो कम से कम मुंह हाथ तो आप धो ही लेते हो। ऐसी ही सेम प्रक्रिया नदी के साथ है। नदी किससे मिलने जा रही है? नदी सागर से मिलने जा रही है। तो नदी का जो उद्गम होता है, जैसे हम गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी तय करके आ रही है, इस दौरान उसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा गंदगी आकर के जो है जुड़ जाती है। हम देखते हैं बाढ़ वगैरह आती है तो मृत जानवर हैं, लोगों के घरों के सामान हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कल्चर है कि लोग अपने मुर्दे भी जो है गंगा में बहा देते हैं। तो इतनी सारी गंदगी उसमें होती है, तो इतनी सारी गंदगी को लेकर वह सागर से मिलने नहीं जा सकती। तो वो क्या करती है, सागर से मिलने से पहले वह प्रयास करती है कि जितनी भी गंदगी है उसको ज़मीन पर ही छोड़ दे। तो नदी की ये आदत होती है कि नदी जो है अपने द्वारा जितना भी सामान बहाकर लाया जाता है उसे किनारों पर लगा देती है, लेकिन फिर भी कुछ सामान शेष रह जाता है। तो वो उस सामान को क्या करती है, समुद्र में मिलने से पहले इन छोटी छोटी नालियों का निर्माण करती है। इन छोटी छोटी नालियों में क्या होता है कि जैसे जो भी गंदगी या जो भी सामान नदी अपने साथ बहा करके लाती है, इन छोटी छोटी नालियों पर ही उसको छोड़ देती है, जिससे वो व्यर्थ सामान सागर में नहीं जाता। यानी एक प्रकार से छलनी का काम कर रही है, और यहाँ से ये डेल्टा बनाते हुए विद्यार्थियों समुद्र में मिल जाती है। अब इसे डेल्टा क्यों कहते हैं? तो डेल्टा से इसलिए कहते हैं कि डेल्टा जो वर्ड है ये साइंस का है, ठीक है, और साइंस में डेल्टा कहा जाता है त्रिभुज को। और अगर आप ध्यान दो तो इसकी आकृति अगर आप देखोगे तो ये भी आपको एक ट्रायंगुलर शेप में मिलेगी, और ट्रायंगुलर शेप में होने की वजह से ही इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा निर्माण करते हुए हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो गंगा का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब जब यही नदी गंगा जो है जब और आगे बढ़ेगी, तो जब तक भारत की सीमा में है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो जब तक ये भारत की सीमा में रहती है तब तक तो इसका नाम गंगा ही होता है। लेकिन जैसे ही ये इस बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, अब बांग्लादेश हमारा हिस्सा तो है नहीं, एक अलग देश है, तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा एंटर करती है वैसे ही इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, हमने देखा कि कलकत्ता में या बंगाल में एक धारा तो हुगली के रूप में समुद्र में जाकर के मिल गई, दूसरी धारा जो है पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ते हुए एंटर कर रही है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी एंटर करती है इसका नाम चेंज हो जाता है विद्यार्थियों, और बांग्लादेश में गंगा का जो नाम होता है वो है पद्मा। ध्यान रखेंगे, ठीक है,
बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी एंटर करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और अब इसका नाम होता है विद्यार्थियों पद्मा। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पद्मा हो गई। अब ये पद्मा नाम से ही बांग्लादेश में आगे बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ती रहेगी और बांग्लादेश में जब ये और आगे बढ़ेगी तो एक स्थान आएगा विद्यार्थियों, आप देख रहे हो गोलुंडो। ठीक है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो नाम पद्मा है और जब ये पद्मा नदी बहते हुए आगे बढ़ती है गोलुंडो नामक स्थान पर इससे आकर के एक अन्य महत्वपूर्ण नदी मिलती है जो कि है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो कि है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र तो नाम भारत में है ना, ठीक है, जैसे पद्मा का नाम भारत में गंगा है उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र तो भारत में नाम है। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका भी नाम चेंज हो जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम कहते हैं जमुना। ध्यान रखेंगे, ये है क्या, ये है जमुना और ये यमुना नहीं है। ठीक है, ये यमुना नहीं है, आगरा मथुरा वाली यमुना नहीं है, ये जमुना है। तो दोनों में माइनर सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। यमुना और जमुना कौन है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यमुना। यमुना कौन है बेसिकली, तो यमुना ब्रह्मपुत्रा ही है लेकिन नाम चेंज हो गया है। तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना। ठीक है, अब ये जो है जमुना गोलुंडो नामक स्थान पर बहते हुए मिलती है किससे, पद्मा से। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में गोलुंडो नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश की भाषा में हम कहेंगे तो बांग्लादेश में पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती हैं गोलुंडो नामक स्थान पर। जब गोलुंडो नामक स्थान पर पद्मा और जमुना का मिलन हो जाता है तो इस स्थान पर ब्रह्मपुत्र का अस्तित्व खत्म। जैसे इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल गंगा रह जाती है, उसी तरीके से गोलुंडो नामक स्थान पे जमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल पद्मा रह जाती है और पद्मा नाम से ही ये नदी आगे बहना शुरू करती है। ठीक है, जब ये नदी और आगे बहती है तो यहां पर एक स्थान आता है चांदपुर और इस चांदपुर नामक स्थान पर विद्यार्थियों क्या होता है, इस चांदपुर नामक स्थान पर पद्मा से आकर के मिलती है एक अन्य नदी जिसका नाम है मेघना। ठीक है, चांदपुर नामक स्थान पर मेघना आकर के मिलती है पद्मा से और जब मेघना और पद्मा आपस में मिल जाती हैं चांदपुर में तो अब इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है और ये फाइनली बन जाती है मेघना। और विद्यार्थियों मेघना नाम से ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा हिस्सा है किसका, बांग्लादेश का। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नाम बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे गंगा भारत में है लेकिन बांग्लादेश में हो गया पद्मा। पद्मा जब मिलती है ब्रह्मपुत्र से तो ब्रह्मपुत्र का नाम भी चेंज होता है और ये हो जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो केवल पद्मा रह जाती है। बाद में पद्मा आगे बढ़ती है तो मेघना नामक नदी से मिलती है और जब मेघना और पद्मा आपस में मिलते हैं तो पद्मा समाप्त हो जाती है, मेघना रह जाती है। ठीक है, और मेघना नाम से ही ये जो नदी है विद्यार्थियों बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब विद्यार्थियों अगर आप ध्यान दो तो ये है मेघना और ये भी डेल्टा बनाती ही है, सामान्य सी बात है, आपको पता होना चाहिए। ये भी डेल्टा बना रही है और ये भी डेल्टा बना रही है। ठीक है, तो ये जो इनका संयुक्त डेल्टा है, अगर हम नॉर्मल देखें तो ये है गंगा नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त डेल्टा है, या हम और गहराई से देखें तो ये हुगली और ये है मेघना। तो हुगली और मेघना नदी का डेल्टा है, या सामान्य भाषा में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इस डेल्टा को संयुक्त रूप से कहा जाता है विद्यार्थियों सुंदरवन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन क्या है, सुंदरवन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा। और विद्यार्थियों सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है
जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में स्थित है। विद्यार्थियों, अगर हम सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन को सुंदरवन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सुंदरवन एक ज्वारीय प्रदेश है, यहाँ पर समुद्र का पानी भरा रहता है, इसी वजह से यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां बहुत होती हैं। मैंग्रोव वनस्पति क्या है? वे वनस्पतियां जो कि दलदलीय खारे इलाकों में उत्पन्न होती हैं उन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस इलाके में जो मैंग्रोव वनस्पति उगती है उसका नाम है सुंदरी। तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता बहुत ज्यादा है इस पूरे इलाके में, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है क्या? सुंदरवन। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। बेसिकली सुंदरवन नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता है। और अगर हम ध्यान दें तो 1973 में, ठीक है, 1973 में सुंदरवन को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, 1973 में सुंदरवन को हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया 1973 में। अब देखो ये ध्यान रखेंगे कि जो भारत का हिस्सा है सुंदरवन में उसमें हमने घोषित किया है, बांग्लादेश वाले हिस्से से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 1973 में हमने सुंदरवन को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ठीक है, इसके अलावा 1984 में हमने सुंदरवन को नेशनल पार्क घोषित किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1987 में हमने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में भी स्थान दिलवाया। तो सुंदरवन काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। सुंदरवन 1973 में बना टाइगर रिजर्व, और जो सुंदरवन है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान रखेंगे। 1984 में ये बना नेशनल पार्क, और 1987 से सुंदरवन जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। तो काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों सुंदरवन, और सुंदरवन का डेल्टा जो है वो एक्चुअल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो आज हमने कवर किया, और इसी के साथ जो है हमारी गंगा नदी समाप्त होती है। अब जो अगला हमारा विषय रहेगा वो गंगा की जो विभिन्न सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे यहां पर और पूछना चाहता हूं वो ये कि आप मुझे बताइए, और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, कि आप लोग मुझे बताइए गंगा में बाएं तट से यानी नेपाल की तरफ से आकर के मिलने वाली, ठीक है, ध्यान से सवाल सुनना, सवाल है मेरा कि गंगा में बाएं तट से यानी ऊपर से आकर के मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बाएं तट से गंगा में आकर के मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है जो सबसे लास्ट में गंगा में मिलती है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।